स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे 43 के आगे के क्वेश्चंस। 44 से स्टार्ट करेंगे। जो डिफिकल्ट होगा मैं फिर बोल रहा हूं अपने आप में रुक जाऊंगा आपकी कॉपी करने के लिए। आपका कोई डाउट था, आपको लिखने के लिए समय चाहिए हो तो बीच में बोल देना। मैं हर 10-15 क्वेश्चन के बाद रुकूंगा 2-4-5 मिनट के लिए, किसी ने पीछे का कुछ लिखना हो तो। सो लेट्स स्टार्ट विद 44th कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। एक कैपेसिटर है अननोन कैपेसिटेंस, इसको आपने V वोल्ट से चार्ज कर दिया। द चार्ज स्टोर्ड इज इन इट इज 360 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज हुआ 360 माइक्रोकूलम। When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored become 120 microcoulomb. अब सेम कैपेसिटर, वोल्टेज हो गई V minus 120, चार्ज हो गया 120 माइक्रोकूलम। चार्ज 120 वोल्ट कम किया, वोल्टेज 120 वोल्ट कम की तो चार्ज 120 माइक्रोकूलम रह गया। द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120। कैलकुलेट पोटेंशियल एंड अननोन कैपेसिटेंस। V और C निकालना है। सो दो बार एक्सप्रेशन लगाओ। C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। सो दोनों केसेस में चार्ज अपॉन वोल्टेज को इक्वेट कर दो। पहले चार्ज है 360, वोल्टेज है V। बाद में चार्ज है 120, वोल्टेज है V माइनस 120। कैंसिलेशन होंगी, 120 से ये कटा 3, रिजल्ट आया 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V। 2V इज इक्वल टू 360। V का आंसर आ गया 180 वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई 180 वोल्ट। V को सब्सटीट्यूट करो, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई Q अपॉन V। चार्ज है 360 माइक्रोकूलम और वोल्टेज है 180 वोल्ट। आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। सो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 2 माइक्रोफैरड। पहला क्लियर। Second part, what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt? अब वोल्टेज 120 वोल्ट से बढ़ जाए तो न्यू वोल्टेज हो गई कितनी थी, 180 प्लस 120, ये आ गया 300 वोल्ट। अब चार्ज कितना होगा, CV डैश। C है 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज है 300, आंसर आ गया 600 माइक्रोकूलम। तो न्यू चार्ज आ गया 600 माइक्रोकूलम। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है सबको? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 45th फिगर शोज अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस प्लेस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिगर शोज अ शीट ऑफ आलू फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। सो ये एक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और यहां पे आपने एक एल्यूमिनियम शीट को बीच में फिक्स कर दिया, ठीक है। हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस बी अफेक्टेड इफ द फॉयल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड? द फॉयल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट। ओके, सामने देखो, पहले कैपेसिटेंस C इनिशियल कैपेसिटेंस हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाई D पहले। अब फर्स्ट केस में व्हेन फॉयल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है, इंसुलेटेड है। जब इंसुलेटेड है, कनेक्टेड नहीं है, तो अगर यहां पे पॉजिटिव होगा तो यहां इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे माइनस और यहां आ जाएंगे प्लस और इस पे रहेगा माइनस। सो इट विल एक्ट एज टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। सो फर्स्ट सेक्शन की कैपेसिटी C1 बोल दी, सेकंड की C2 बोल दी। C1 कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 2। मिडल बोला है? नहीं बोला, मिडल नहीं बोला, कहीं लिखा भी नहीं हुआ मिडल, तो डिस्टेंस को भी D बाई 2 नहीं ले सकते। मैंने इसको D डैश बोल दिया तो ये D माइनस D डैश हो गया। स्पेसिफिकली बोला होना चाहिए कि मिडल में है, नहीं बोला तो D डैश ले लेते हैं। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटी कितनी हो गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D डैश। दोनों में एयर है तो अब दोनों सीरीज है। 1 by C सीरीज इज 1 by C1 प्लस 1 by C2, तो D डैश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस
डी माइनस डी डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कॉमन लीजिए ए एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा? डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, डी डैश से डी डैश कट गया, डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो कैपेसिटेंस होगी वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आई, जो कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस के इक्वल है। सो देयर विल बी नो चेंज इन कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट केस में देयर इज नो चेंज इन कैपेसिटेंस। क्लियर? आ जाते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में आपको क्या बोल रहा है? द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट। फॉइल को अपर प्लेट से कनेक्ट कर दोगे, सो चार्ज इस पे नहीं रहेगा, मतलब ये एक ही प्लेट की तरह बिहेव करेगी। ओनली वन, ये कोई डिस्टेंस है डी डैश विच इज लेस देन डी, सो कैपेसिटेंस अब हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी डैश। डी कम हो गया तो कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस डी डैश कम हुआ, इंक्रीजेस। अब इसमें आप बता नहीं सकते कितना, कितना तब बताओगे जब ये बोलोगे कहां पे है वो। मिडल में है तो डबल हो जाएगी, 1/3 पे है तो 2/3 हो जाएगी, डिपेंड करता है कहां पे है वो। ठीक है जी। आ जाते हैं 46 पे। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या होगा? ये दोनों दो कैपेसिटर्स बन गए, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक का K2, दो सेक्शंस हैं K1 K2, एरिया A/2 A/2। दोनों कैसे बिहेव करेंगे? इन पैरेलल। दोनों इन पैरेलल बिहेव करेंगे। सो जो भी करंट आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो भी करंट आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। C पैरेलल हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 कितना हो जाएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स K1 टाइम्स A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ऐड करोगे K1 प्लस K2 बाई 2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर? ये 46 क्लियर किया था इस टाइप का क्वेश्चन। आ जाते हैं 47 पे। 47 में दोनों कैसे बिहेव करेंगे? एज कैपेसिटर्स इन सीरीज। 48 में कैसे बिहेव करेंगे? एज पैरेलल। सो पहले 47 पे बात करते हैं। 47 में मिडल सेक्शन है D/2 D/2, K1 K2, दोनों सीरीज में एक्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन की कैपेसिटी कितनी होगी? K1 टाइम्स A पूरा है एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, मतलब 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटी K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, सो 2K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाय D। सो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? C इफेक्टिव के लिए सीरीज है, 1/C इफेक्टिव is 1/C1 plus 1/C2. So D upon 2K1 times A epsilon naught plus D upon 2K2 times A epsilon naught. So D upon 2A epsilon naught common, 1/K1 plus 1/K2. LCM लेके पुट्ठा कर दो। C effective कितना आ गया? 2A epsilon naught upon D K1 K2 upon K1 plus K2। नो प्रॉब्लम, इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 48। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये डेफिनेशन दो हो जाएगी। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। डिस्टेंस है, एरिया कुछ नहीं बोला है, फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ आइडेंटिकल साइज बोल दिया, तो तीनों A/3 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 में डिवाइड कर देंगे। सो आइडेंटिकल साइज क्वेश्चन में ही बोल दिया। सो 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे, A/3 A/3 A/3, K1 K2 K3। सो फर्स्ट सेक्शन की कैपेसिटी कितनी हो गई? K1 टाइम्स A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 हो जाएगा K2 टाइम्स A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C3 हो जाएगा K3 टाइम्स A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। मानते हो? तीनों किस में है? पैरेलल में। सो C इफेक्टिव कितना हो जाएगा? C1
प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ें, A कॉमन, एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 3D कॉमन, बचा K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हो गया इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्लियर, समझ में आ गया? 49th, आई गेस ये सारे तो हो गए होंगे तुम लोग से। 49th, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या करोगे? K2 और K3, C2 और C3 किसमें हो गए? सीरीज पैरेलल में, इन सीरीज विद C1, नो प्रॉब्लम। सो क्या करोगे? डिवाइड करो, ये है K1, K2, K3, A/2, A/2, D/2, D/2। इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई? K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2। सेकेंड सेक्शन की कैपेसिटी आ गई K2 टाइम्स A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2। और थर्ड सेक्शन की कैपेसिटी आ गई K2 टाइम्स A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D/2। ये तीनों आ गए। अब सबसे पहले C2 एंड C3 पैरेलल में है। सो C2-3 सेक्शन की कैपेसिटेंस कितनी होगी? C2 प्लस C3। C2 कितना है? ऐड करो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन, K2 प्लस K3 इन सीरीज विथ C1। सो 1/C इफेक्टिव कितना हुआ? 1/C1 प्लस 1/C2-3। 1/C1 का मतलब कितना हुआ? D/2K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/C2-3 का मतलब C2-3 कहां गया? ये रहा, D/A एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस K3। कॉमन लो, D/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1/2K1 1/K2 प्लस K3। एलसीएम लोगे, D/A एप्सिलॉन नॉट 2K1 K2 प्लस K3, ऊपर आ गया K2 प्लस K3 प्लस 2K1। उल्टा करो, C इफेक्टिव का आंसर कितना आ गया? C इफेक्टिव का आंसर आया A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू 2K1 K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हो गया C इफेक्टिव। क्या ये सबको क्लियर है? स्प्राइट की तरह एकदम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49th। 50 पे आ जाओ। 50 क्या बोला? एक है D/3, एक है 2D/3, दो सेक्शंस हैं, दोनों किस में नजर आ रहे हैं? सीरीज में। एक सेक्शन है D/3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, और एक सेक्शन है 2D/3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, अब क्या करना है? ये दोनों सीरीज में होंगे। सबसे पहले क्या करोगे? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप एक छोटा सा प्यारा सा नूनू सा काम करोगे। वो क्या करोगे? सबसे पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालोगे। C1 कितना हुआ? 2K, एरिया पूरा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/3, तो 6K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 कितना हुआ? K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D/3, सो 3K A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? अब दोनों किसमें? सीरीज में। 1/C इफेक्टिव इज 1/C1 प्लस 1/C2। सो 1/C1 करूंगा तो D/6K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/C2 करूंगा 2D/3K A एप्सिलॉन नॉट।
कॉमन लीजिए d अपॉन 3k a एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 2, एलसीएम लूंगा 5/2, सो 5d अपॉन 6k a एप्सिलॉन नॉट, सो सी इफेक्टिव कितना आ गया 6k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5d। ठीक है, 2 कैसे आ गया? नहीं पैरेलल नहीं है, सीरीज है, डिस्टेंस हाफ है। आंसर में आंसर पैरेलल लेके आ रहा है, वो गलत आंसर दिया हुआ, इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है, इसमें ठीक कर लो, इसके आंसर में कर लो 6k a एप्सिलॉन नॉट बाय 5d। कौन सा? 82 का देख लेते हैं, यहां तक बात समझ में आई? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे, पैरेलल नहीं है, एक आया दूसरा आया, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है ना, अगर एरिया डिवाइड होता तो पैरेलल होते, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा तो सीरीज है। ठीक है, 51 a slab of material of dielectric constant K has the same area as that of the plates। ठीक है, एक स्लैब है, a slab of material of dielectric constant K has the same area as that of plates of a capacitor but has a thickness d/2 where d is the separation। ये सेपरेशन डिस्टेंस d है, सेपरेशन डिस्टेंस d है। आपने एक बीच में d/2 थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी of dielectric constant K। Find out the expression for the capacitance of a slab when the slab is inserted between the plates of a capacitor। Capacitance का फॉर्मूला क्या होता है? A epsilon naught upon D minus T plus T by K, where T is the thickness of the slab। याद है? यही फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में क्या बोला? T की वैल्यू कितनी दी है? D/2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? A epsilon naught d माइनस d/2 प्लस d/2k। एलसीएम लो, 2k एलसीएम ऊपर चला गया, 2k a एप्सिलॉन नॉट, रुक जाओ पहले सॉल्व कर लो, a एप्सिलॉन नॉट d/2 प्लस d/2k। अब आप एलसीएम लो, 2k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन 1 प्लस k। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। आसान लग रहे हैं एकदम। आ जाते हैं 52। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10³ मीटर स्क्वायर। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? कोई नहीं, जो है सो है। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10³ मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है 6 × 10³ मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 मिलीमीटर। बहुत कम है, 3 × 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अभी चेक हो जाएगा। एरिया की वैल्यू 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 बाय डंगर की वैल्यू 3 × 10⁻³ 3 2 6, मल्टीप्लाई करो 8 16 17.7 into 10⁻⁶ कूल फैरेड, 17.7 माइक्रोफैरेड। चेक करना आंसर यही है, तो वो फिर इतना बड़ा बड़ा ही है। ठीक है, 17.7 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस हो गया। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच? Q is equal to CV। Q is equal to CV, so 17.7 माइक्रो into 100, तो ये 2 0 इसके साथ 10⁻⁴ होगा। एक इधर ले जाओ, 1.77 मिली कूलम। क्लियर? समझ में आ गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितना इजी है ना? ये भी एनसीईआरटी का, ये इसके साथ में ही है। 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगातार है, ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है। 53, explain what would happen if in the capacitor given in the above situation a 3 mm mica sheet is inserted। 3 mm mica sheet, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 mm। आपने पूरी की पूरे में माइका शीट डाल दी, तो मतलब पूरा स्पेस बीच में फिल कर दिया ना माइका शीट से, मतलब आपने पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिप्लेस कर दिया। इफ 3 mm mica sheet is inserted,
this implies entire medium is replaced. पूरा का पूरा मीडियम रिप्लेस कर दिया. Therefore capacitance becomes K times. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 6. Therefore न्यू कैपेसिटेंस हो गई सी मीडियम वाली 6 टाइम्स ओरिजिनल. ठीक है, सॉल्व करके 106.2 माइक्रोफैरेड. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. आगे क्या बोला? ओ 3 ऑप्शंस दिए. व्हेन 2 ऑप्शंस, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. देखो कैपेसिटेंस पे तो यही फर्क पड़ेगा. अब चाहे कनेक्ट करके करो चाहे डिस्कनेक्ट करके करो, फर्क क्या आता है? जब कनेक्टेड रहने देते हो तो क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज. जब डिस्कनेक्ट करके पंगा लेते हो तो क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज. तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड बोला. रिमेन्स कनेक्टेड. जब सप्लाई कनेक्टेड रहेगी तो वोल्टेज रहेगा सेम जो पहले था. कितना था? 100 वोल्ट. वोल्टेज रहेगा सेम 100 वोल्ट. कैपेसिटेंस तो यही रहेगा. तो चार्ज कितना हो जाएगा? CV. सो 106.2 इंटू 100 माइक्रोकूलम. सो 2 0, एक इससे ले लेता हूं, 10.62 मिलीकूलम. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड. व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड तो क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज. तो चार्ज कितना होगा जो पहले था? 1.77 मिलीकूलम. ये चार्ज था. और कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हो तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? Q बाई C. 1.77 मिलीकूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 17.7 इंटू 6 माइक्रो. सो 3 0 ऊपर चले गए. 1.77 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 17.7 इंटू 6. ये 0 उड़ा है, ये कटेगा, नीचे 10 बच गया. नीचे 10 बच गया, ये 10 इससे कट गया. 100 बाई 6, 50 बाई 3 वोल्ट, 16.67. ठीक है, वोल्टेज हो गई. सो जब सप्लाई कनेक्टेड रहती है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज. जब सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज. कैपेसिटेंस दोनों ही केसेस में सेम इफेक्ट होगा ना. कैपेसिटेंस तो K टाइम C0 हो गया, उससे इस पे थोड़ा ना डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई कनेक्टेड रहे या सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो. आपने माइका शीट इंसर्ट कर दी तो सप्लाई जो मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स होगी ना. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 53. आ जाते हैं 54 पे. 54 वेरी इंपॉर्टेंट. 54 एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट. अब सामने देखो, 54 के बाद रुक जाऊंगा, लिख लेना इसको तसल्ली से, पहले समझ लो. 54 के बाद रुकूंगा, तसल्ली से लिख लेना. कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स, एक बिजली वाला, उसको कैपेसिटेंस चाहिए 2 माइक्रोफैरेड की. ठीक है जी. एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट. 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, 1000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उसको 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस चाहिए. अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल. 1 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे कैपेसिटर है उसके पास. तो भाई बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो क्या करोगे? 1 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर लो, पैरेलल में लगाओ, बल्ले बल्ले हो गई. बट प्रॉब्लम एक और है आगे. ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट. मतलब आपने 1 के दोनों पैरेलल में लगा के 1000 वोल्ट लगा दिया, दोनों फूक जाएंगे. आपको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज डिवाइड करना पड़ेगा, है ना शिवांश, करना पड़ेगा ना. तो वोल्टेज को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी? वोल्टेज डिवाइड होगी सीरीज में. सो आप क्या बोलोगे? सिंस ईच कैपेसिटर
can withstand maximum potential difference of 400 volts. Therefore, minimum number of capacitors to be connected in series, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, वो हो जाएगा 1000 वोल्ट में लगा रहा हूं, एक झेल सकता है 400 वोल्ट, 2.5 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, 2.5 तो लग नहीं सकते, देयरफॉर वी मस्ट कनेक्ट मिनिमम 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। कम से कम 3 कैपेसिटर हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? नाउ व्हेन दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबकी कैपेसिटी कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड। सो 1/c सीरीज कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, सॉल्व करके c सीरीज आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड। हमें चाहिए कितना? 2 माइक्रोफैरेड। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड। बढ़ानी है, 1/3 पे खड़ा हूं मैं, मुझे कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है। पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है? एडअप होती है। सो लेट n such combinations are connected in parallel. ऐसे n कॉम्बिनेशंस मैंने मान लिए पैरेलल में लगा दिए, मतलब ये 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, फिर 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, फिर 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और ऐसे n मैंने पैरेलल में लगा दिए। n कॉम्बिनेशंस मैंने पैरेलल में लगा दिए, तभी एडअप होंगे। सो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? पैरेलल में एडअप होता है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? n/3। और n/3 मेरे को पास कितना दिया हुआ है? x नहीं है, n। n/3 मुझे कितना दिया हुआ है? n/3 माइक्रोफैरेड। मुझे कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोफैरेड चाहिए। सो n कितना हो गया? 6। सो एक लेयर में 3 कैपेसिटर्स होंगे और ऐसी 6 लेयर लगानी पड़ेंगी। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, वो कितने हो जाएंगे? 6 × 3 18 कैपेसिटर्स। 18 कैपेसिटर हमें चाहिए 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटी निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज को भी डिवाइड करके चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी वोल्टेज झेल लेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? हाँ, ऐड करोगे एक कॉम्बिनेशन का कितना? 1/3। हर कॉम्बिनेशन का 1/3, तो जब ऐड करेगा तो 1/3 कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स ऐड होगा ना। समझ में आ गई बेटा? प्लीज लिख लीजिए इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक का, आज का। नेक्स्ट, ये था 54, आ जाते हैं 55 पे। 55 ये क्लास में किया था क्वेश्चन। मैंने बोला था जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्लास में किया था। 55 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन। नेटवर्क क्या है? 200 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड, और यहां 300 वोल्ट प्लस माइनस 200 पिकोफैरेड, 200 पिकोफैरेड, 100 and 100। C1 C2 नाम नहीं दिए, हम अपने हिसाब से दे देते हैं। C1 C2 C3 और C4। पहले C2 3, 2 और 3 का इफेक्टिव कितना हो गया? सीरीज है 100 पिकोफैरेड, तो यहां पे आपके पास आ गया C1 अपनी जगह पे 100 पिकोफैरेड, यहां पे आया C2 3 100 पिकोफैरेड, यहां पे है C4 100 पिकोफैरेड, और ये दो 300 वोल्ट। अब ये दो पैरेलल में C1 2 3 आपके पास आ जाएगा 200 पिकोफैरेड एडअप होके।
तो अब आपके पास बना C123 100 पिकोफैरेड 200 सॉरी 200 पिकोफैरेड, ये है 100 पिकोफैरेड प्लस और माइनस 300 वोल्ट। अब ये दोनों सीरीज में, सो सी इफेक्टिव कितना आ जाएगा 200/3 सीरीज में कर लोगे। सी इफेक्टिव हो गया 200/3 पिकोफैरेड। नाउ 200/3 पिकोफैरेड, सो टोटल चार्ज ड्रॉन, टोटल चार्ज वो हो जाएगा सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, दैट इज 200/3 पिको इंटू 300, मतलब 20,000 पिको कूलम, मतलब 20 नैनो कूलम। 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पिको कितना बन जाएगा, नैनो बन जाएगा, सो ये आ जाएगा 20 नैनो कूलम। सो चार्ज ड्रॉन हो गया 20 नैनो कूलम। 20 नैनो कूलम इधर गया, 20 नैनो कूलम दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो एट जंक्शन 1 या ए, एट जंक्शन ए, charge will be divided into two equal parts, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में 100 है। सो इस पे आ गया 10 नैनो कूलम, इस पे आ गया 10 नैनो कूलम, इस पे आ गया 10 नैनो कूलम, 10 में। सो 10 ऐड होके वापस आ गया 20 नैनो कूलम। तो इस पे आ गया 20 नैनो कूलम बी, एंड एट बी it gets combined. Therefore, पहले वाले पे चार्ज आया 10 नैनो कूलम, दूसरे पे चार्ज आया 10 नैनो कूलम, तीसरे पे चार्ज आया 10 नैनो कूलम, और फोर्थ पे चार्ज आ गया 20 नैनो कूलम। समझ में आ गई बात? याद आ गया? किया था ना ये क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है? 56 कह रहा है, a parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating of 1 किलोवोल्ट। मतलब आपको वोल्टेज कितना चाहिए? 1000 वोल्ट्स। 1000 वोल्ट्स का वोल्टेज चाहिए, यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 चाहिए, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। For safety, we should like that the field never exceeds say 10% of dielectric strength. So E10 नहीं होगा, ये हो गया dielectric strength। बट हमें E कितना चाहिए इसका? 10%। 10% of 10⁻7, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अब व्हाट एरिया? E is equal to V by D होता है, तो डिस्टेंस हो गया V by E। वोल्टेज कितना चाहिए? 10⁻3। ये कितना चाहिए? 10⁻6। डिस्टेंस चाहिए 10⁻³ मीटर। इतना मीटर चाहिए। आपको एरिया निकालना है। कैपेसिटेंस क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एरिया कितना हो गया? CD बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस कितनी चाहिए? 50 पिकोफैरेड। 50 इंटू 10⁻12। डिस्टेंस चाहिए 10⁻3। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। कट के कितना आया? 50/8.85 मिलीमीटर। ओ सॉरी, मिली नहीं, इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब। मिली नहीं लिख सकते, ठीक है? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर में अगर चेंज करना चाहो, 50/8.85 एरिया है, मीटर स्क्वायर। 10⁻³ इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500/8.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50-60 के बीच में आंसर आ जाएगा, तो बड़ी वैल्यू आ रही है। डिस्टेंस आया 10⁻3, कैपेसिटेंस 8.8, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया हो गया CD बाई ए एप्सिलॉन नॉट, 50 पिको। डिस्टेंस 10⁻³ बाई एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है? सेंटीमीटर कैलकुलेट। अच्छा ठीक तो है।
ठीक तो है, आएगा तो सही। 20 इंटू 10 200, 200। हाँ डाइलेक्ट्रिक भी डाला है, ओहो सॉरी के मिस हो गया मुझसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाला है। सो ये बाय के हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, बाय 3 आ जाएगा। अब आ जाएगा, वही कहूं आंसर मैच नहीं हो रहा, अब आ जाएगा अराउंड 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 500 पॉइंट 17.7 20, हाँ आ रहा है। ठीक है समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। 57 पे आओ। इन अ वैन डे ग्राफ जनरेटर, भाड़ में जाए वैन डे ग्राफ, छोड़ दो। अ स्फेरिकल मेटल शेल इज टू बी एट 15 इंटू 10⁻6 वोल्ट। स्फीयर के लिए वोल्टेज 15 इंटू 10⁻6, स्फीयर की वोल्टेज क्या होती है के क्यू बाय आर, आपको के क्यू बाय आर दिया हुआ है। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गैस सराउंडिंग द शेल इज इतना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वो हैंडल कर सकता है, वो दिया है 5 इंटू 10⁻7। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, स्फीयर के लिए। रेडियस चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1 बाय आर डिवाइडेड बाय 1 बाय आर स्क्वायर। सो आर आ गया 0.3 मीटर, खत्म। कैसे घुमाया क्वेश्चन, एक अलग नाम यूज करके। स्फेरिकल शेल नाम दे दिया उसने, स्फेरिकल मेटल शेल। मेटल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्फेरिकल के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वोल्टेज क्या होता है के क्यू बाय आर। खत्म, दोनों निकालो, डिवाइड कर दो। समझ में आई बात। आ जाते हैं 58 पे। 58 क्या कह रहा है 58, C1 C2 C3। ओके, चमन 1 चमन 2 चमन 3 दिए हुए हैं, 3 चमन दिए हुए हैं। ये धरती माता से जुड़े हुए हैं। ये है 90 वोल्ट का वोल्टेज। ये है C1 20 माइक्रोफैरड, C2 30 माइक्रोफैरड, C3 ये है 15 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये 90 और ये ग्राउंडिंग है, तो कितना हुआ, जीरो है एक तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 90 वोल्ट का। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है? चलें आगे, देखो अब ये क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। C2 पे वोल्टेज और एनर्जी निकालनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले C इफेक्टिव निकालोगे। तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो C इफेक्टिव कितना होगा, 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लो तीनों, 1/20 माइक्रो प्लस 1/30 माइक्रो प्लस 1/15 माइक्रो, 60 एलसीएम, 60 माइक्रो एलसीएम। 3 प्लस 2 प्लस 4, तो C इफेक्टिव कितना हुआ 60 माइक्रो बाय 9, मतलब 20/3 माइक्रो फैरेड। ये हो गया C इफेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत? C इफेक्टिव निकालने के बाद क्या करते हो, टोटल चार्ज ड्रॉन, चार्ज ड्रॉन। क्या हुआ, उल्टा किया बेटा, वो 1/C इफेक्टिव है ना। ठीक है, चार्ज ड्रॉन कितना हुआ C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है 20/3 माइक्रो, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाया 90 वोल्ट का, ये हुआ 30, 600 माइक्रो कूलम। ये चार्ज ड्रॉन हुआ 600 माइक्रो कूलम। अब 600 माइक्रो कूलम यहां से निकला, इसके पास आया 600 माइक्रो कूलम, इसके पास आया 600 माइक्रो कूलम, इसके पास आया 600 माइक्रो कूलम। आपको सिर्फ C2 पे चाहिए, देयरफॉर चार्ज ऑन 600 ऑन C2 आ गया 600 माइक्रो कूलम। दो वोल्टेज उसकी कितनी हुई, V इज इक्वल टू Q बाई C, 600 माइक्रो बाई उसकी कैपेसिटी कितनी थी 30 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कट गया 20 वोल्ट। उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20 वोल्ट का। तीसरी चीज बोली है एनर्जी निकालने के लिए, हाफ CV स्क्वायर लगा लो या हाफ Q इंटू V लगा लो, जो मर्जी कर लो। सो हाफ चार्ज कितना 600 माइक्रो, V कितना 20, ये हुआ 10, 6000 माइक्रो जूल्स यानी 6 मिली जूल्स।
सो एनर्जी आ गई 6 मिली जूल्स। सिर्फ C2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58। आ जाओ 59 60 पे। 59 क्या कह रहा है? इन द सर्किट शोन इफ द पॉइंट सी इज अर्थड, सी को हमने धरती माता से जोड़ दिया, एंड पॉइंट ए इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट। यहां पे है आपके पास 3 माइक्रोफैरड, इधर आपने 4 माइक्रोफैरड लगाया, इधर आपने लगाया 2 माइक्रोफैरड और इसको ग्राउंड से जोड़ दिया। इधर है 1200 वोल्ट ए पॉइंट पे, पॉइंट है बी बांदर, पॉइंट है सी चांदर। क्या करना है आपको? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पहले ये निकालते हैं फिर बाद में देखेंगे। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में सी इफेक्टिव निकालोगे। 4 और 2 पैरेलल में कितना हुआ? 6, 6 और 3 सीरीज में 1/C इफेक्टिव 1/6 माइक्रो 1/3 माइक्रो। सॉल्व करके सी इफेक्टिव आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। सो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, दैट इज 2400 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज आ जाएगा 2400 माइक्रोकूलम। अब ये चार्ज जब निकलेगा, इसके पास आ गया 2400 माइक्रोकूलम, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लिया इधर x गया, इधर टोटल माइनस x जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, सो x अपॉन 4 माइक्रो इज इक्वल टू q माइनस x अपॉन 2 माइक्रो। ये हो गया 2, x इज इक्वल टू 2q माइनस 2x। x आ गया 2/3 ऑफ q, मतलब 2/3 ऑफ 2400, मतलब 1600 माइक्रोकूलम। सो इस पे आ गया 1600 माइक्रोकूलम, इस पे आ गया 800 माइक्रोकूलम। सो सब पे चार्ज निकल गया। प्रेजेंट कर लोगे ना, लिख लोगे ना इसको। आगे क्या बोला? चार्ज आने के बाद फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। एक काम करो, या तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? चार्ज 2400 बाय कैपेसिटी 3 माइक्रो 800 वोल्ट। ये हो गया वी ए माइनस वीबी। तो वीबी कितना होगा? वी ए माइनस 800, सो 1200 माइनस 800 400 वोल्ट। दूसरा तरीका, बी और सी के बीच में निकाल लो पोटेंशियल डिफरेंस। बी और सी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। टोटल चार्ज है 2400 बाई टोटल कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड। कितना हो गया? 8 अपना 6 चौके 24 400। तो VB माइनस VC कितना हुआ? 400। VC कितना है? 0। तो VB कितना हुआ? 400 वोल्ट। C ग्राउंडेड था ना, ग्राउंडेड था तो उसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0। तो आपके पास B का पोटेंशियल आ जाएगा। सबको क्लियर? पक्का? आ जाते हैं 60 पे। 60 क्या कह रहा है? कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। अब इसमें क्या करोगे? ये पहले भी था ऐसा, ये ऐसे ज्वाइन किया, ये ऐसे ज्वाइन किया, ये x ये y, ये x ये भी x, ये z मान लो पॉइंट, ये भी z। 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड। रीअरेंज करो सर्किट को। x और y के बीच में इफेक्टिव चाहिए, बीच में z मान लिया। x और z के बीच में 2 माइक्रो, z और x के बीच में 3 माइक्रो, x और z के बीच में 5 माइक्रो, और z और y के बीच में 10 माइक्रो। ये तीन पैरेलल में 5 6 7 8 9 10 10 माइक्रो 10 माइक्रो। सी इफेक्टिव कितना हुआ? 5 माइक्रोफैरड। ये 10 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैरड। कर लोगे इसको? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर्स इतना 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 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 120 वोल्ट सप्लाई। C1 15 माइक्रोफैरड, C2 एंड C3। C2 है 25 माइक्रोफैरड, C3 है 35 माइक्रोफैरड।
आर कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट की सप्लाई पे आपने कनेक्ट कर दिया। डिटरमाइन, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस C2 C3 पैरेलल में इन सीरीज विद C1, तो C23 कितना हुआ 60 माइक्रोफैरेड, सो 1/C इफेक्टिव कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C23, सो 1/15 माइक्रो प्लस 1/60 माइक्रो, 60 माइक्रो एलसीएम 4 प्लस 1, सी इफेक्टिव कितना हुआ 12 माइक्रोफैरेड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई 12 माइक्रोफैरेड। सेकंड पार्ट में बोल रहा है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C1 C2 C3, फिर निकालोगे टोटल चार्ज ड्रॉन, टोटल चार्ज ड्रॉन, ये हो जाएगा सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। सी इफेक्टिव कितना 12 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितनी 120 वोल्ट, 1440 माइक्रोकूलम, 1440 माइक्रोकूलम यहां निकला, 1440 यहां पहुंचा, इसके पास आ गया 1440 माइक्रोकूलम। इधर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, इधर मान लिया x, इधर टोटल माइनस x। अच्छा दूसरे तरीके से कराऊं, दो तरीके हैं करने के, अभी तक डिवाइड करना तो आता है ना, अब मैं एक और मेथड से कराता हूं, सुनो एक और दूसरा मेथड देखो जिसमें आपको चार्ज डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आपको चार्ज डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो मेथड देखो। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले निकाल लो वोल्टेज C1 के क्रॉस, Q1 पहले पे चार्ज आ गया 1440 माइक्रोकूलम, पहले की वोल्टेज कितनी है V आ गया Q/C, Q1 है 1440 और कैपेसिटी उसकी है 15 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कट गया, 1440 डिवाइडेड बाय 15, ये सॉल्व करके 96 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस C2 एंड C3 वो आ गई 120 में से 96 माइनस करो 24 वोल्ट, इसकी 96 निकाल लिए, इसकी 24 दोनों के अक्रॉस होगी ना, 24 दोनों के अक्रॉस होगी ना, तो Q2 कितना होगा C 25 माइक्रो इंटू 24, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 24 कितना हो गया 25 इंटू 10 500 500 600 माइक्रोकूलम, और Q3 कितना आ जाएगा, कितना कैपेसिटी है 35 माइक्रो इंटू 24, कितना आएगा 35 इंटू 24, 1440 में 600 माइनस कर दो 840, ये आ जाएगा। इजी हो गया ना पहले से, नहीं तो वो भी कर सकते हो, x इधर गया टोटल माइनस x इधर गया, पैरेलल में वोल्टेज सेम करके वो काम भी कर सकते हो, बट सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है तो उस प्रॉपर्टी को यूज कर लो। टोटल 120 वोल्ट आपने लगाया, यहां पे आपको 96 वोल्ट मिल गया, तो सीरीज में बचा हुआ कितना हुआ 24 वोल्ट, तो बचे हुए सेक्शन के अक्रॉस कितना होगा 24 वोल्ट। लॉजिकली समझ में आ गया यहां तक, ये हो गया 61 62, ये अभी आपसे शायद ना हो पाए, शायद क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट करोगे, बट मैं अभी कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन में है, उसमें लॉजिक लगेगा, इसको स्टेडी स्टेट और वोल्टेज निकालने वाला प्रोसेस है। सामने देखो मैं कर देता हूं, बट चांसेस कम है कि आपको समझ में आए। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे तो बहुत हलवा लगेगा। ये कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर आपने लिया, आपने 10 ओम के रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर की रेजिस्टेंस, उसको बैटरी के साथ सीरीज में शो कर देते हैं, ये 0.5 ओम्स दिया हुआ है, और बैटरी कितनी है 2.5 वोल्ट की। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, ये है 2 ओम्स। अब देखो वैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, कैपेसिटर आपको बताया था, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेता है। कैपेसिटर की चार्जिंग का जब एक्सप्लेन किया था, कैपेसिटर चार्ज होता है और उसके बाद चार्ज कांस्टेंट हो जाता है कंसेप्चुअल्स में। कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद थोड़ी देर के बाद चार्ज क्या हो जाता है उसमें, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो स्टेट होती है ये क्या कहलाती है, स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या कर देता है, चार्ज को या करंट को ब्लॉक कर लेता है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को यानी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी
when steady state is reached, तब सिचुएशन ऐसी होगी, कैपेसिटर वाली ब्रांच का कोई काम ही नहीं है क्योंकि उधर कोई करंट ही पास नहीं हो रहा। तब इस ब्रांच का कोई काम नहीं है क्योंकि यहां तो कोई करंट ही नहीं जा रहा। अब यहां सिंपल ओम्स लॉ लगाओ, इसीलिए मैंने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। करंट कितना हो गया, V बाई टोटल रेजिस्टेंस 2.5 ओम्स, कितना हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, और इस पे वापस आ गया 1 एम्पियर। यही होगा ओम्स लॉ में। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये भी बी पॉइंट है। आप कहोगे ऐसे कैसे, बीच में रेजिस्टर है? नहीं है, क्योंकि यहां तो कोई करंट ही नहीं है ना। देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, therefore no effect of resistor। तो बेसिकली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वही होगी जो ए और बी के अक्रॉस है। मतलब इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, आई आर, ओम्स लॉ। करंट कितना 1 एम्पियर, आर कितना 2 ओम्स, ये हो गया 2 वोल्ट। ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई 2 वोल्ट। मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी हुई, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये हुआ 2 वोल्ट। चार्ज कितना होगा CV, C कितना है 4 माइक्रोफैरेड, V 2 वोल्ट, आंसर आ गया 8 माइक्रोकूलम। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करोगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करोगे। ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन डिटेल ये कॉन्सेप्ट्स करोगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। आ जाते हैं 63 पे। ये है बढ़िया मजेदार हॉट सेक्सी क्वेश्चंस। ध्यान दो, ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, कंसेप्चुअल्स बहुत जरूरी हैं ये दोनों। इनको करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, ये इतने जरूरी हैं कि आप लिख लेना इनको तमीज से, समझ लो प्लीज। 63 नंबर, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 C2 C3 आर कनेक्टेड। अच्छा नहीं, ये तो इजी है, अगला वाला मजेदार है। कोई नहीं है, मुश्किल थोड़ी ना। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, चमन 1 चमन 2 चमन 3, 6 माइक्रोफैरेड ईच आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी एज शोन। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा देखो, इसमें भी बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। गलतियों, बच्चों देखो इधर ध्यान से, आपको सिचुएशन ऐसे दी हुई है, ये है C1, ये है C2, ये है बटेरी, और यहां C3। ओ बेटे, अभी तक तो बैटरी साइड में होती थी, ये बीच में क्या अपनी एस्थेसी कराने आ गई? मुश्किल हो जाएगा ना सोचना। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, अब जरा इधर देखना, ये मैंने A और B इधर बना लिया। कैसा लग रहा है देखने में? क्यूट है। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस ब्लडी वन इज C3। A और B के बीच में ये 2 कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं, तो A और B के बीच में 2 कैपेसिटर सीरीज में बना लो। A और B के बीच में C3 दिख रहा है, A और B के बीच में C3 भी बना लो। अब अच्छा लग रहा है, अब देखने में फुद्दू लग रहा है, पहले देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, है कुछ नहीं। इस सर्किट को बेसिकली उठा के इधर बना लिया मैंने, इस तार को पकड़ा और इस तार को पकड़ के इधर ले गया। बात तो एक है, जोड़ यही रखा, फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो, ये है C2 एंड C3, सॉरी C1 एंड C2, C1 एंड C2, और ये है C3। कैपेसिटर्स कितने कितने? 6 माइक्रो। तो 6 और 6 सीरीज में कितना हो गया? 3। 3 और 6 पैरेलल में कितना हो गया? 9। तो इसका C इफेक्टिव कितना हुआ? 9 माइक्रोफैरेड। टोटल चार्ज C इफेक्टिव इनटू वोल्टेज, छोड़ो उसकी भी जरूरत नहीं है, निकालना क्या पहले ही देख लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, चार्ज ऑन ईच भी निकालना है। लो और भी आसान कर रहा हूं, सुनो। इस ब्रांच का C2 C3 वाली ब्रांच का 3 माइक्रोफैरेड था, तो चार्ज 2 पे और फर्स्ट पे और सेकंड पे, सॉरी C1 C2 पे,
फर्स्ट और सेकंड पे चार्ज सेम होगा, कितना होगा? इस ब्रांच की वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट, और कैपेसिटी कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। इस ब्रांच की कैपेसिटी कितनी है? 3 माइक्रोफैरेड। सो 3 माइक्रो इंटू 12, 36 माइक्रोकूलम होगा दोनों पे। सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना, इन दोनों को एक ही सोच लिया। जब इन दोनों को एक ही सोचूंगा तो 6 और 6 सीरीज में कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड 12 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया तो ये कितना हुआ? 36 माइक्रोकूलम हुआ कि नहीं? तो दोनों के पास चार्ज कितना आ गया? 36 माइक्रोकूलम। तीसरा जो Q3 है ये वाला, इसके अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस 12 है 6 के, तो ये हो गया 6 माइक्रो इंटू 12, 12 छक्के 72 माइक्रोकूलम उसके अक्रॉस आ गया, खत्म। ठीक है, इसके बाद एनर्जी बोला। एनर्जी क्या होता है? हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। हाफ सी इफेक्टिव कितना है? 9, वोल्टेज 12 6, 54 इंटू 12 माइक्रो जूल्स। 54 इंटू 12, 54 इंटू 10 हो गया 540, 540 और 108, 648, 648 माइक्रो जूल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं 64 पे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल। इसको करने के बाद मैं साइड होऊंगा, आप लिख लेना। समझो पहले। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सेम क्वेश्चन ना अलग अलग किताबों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। ये है या इससे अगला है? आंसर गलत दिए हुए उसमें, अभी प्रूव करता हूं, देखना ध्यान से। ये है या इससे अगला है मेरे को ध्यान नहीं, पर जो भी है वो एक गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी में। Figure shows two identical capacitors C1 and C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt। ठीक है जी, बना लेते हैं पहले। प्लीज ध्यान से देखिए, टाइम मिल जाएगा लिखने का, समझने की चेष्टा कीजिए। C1 जो है वो है 1 माइक्रोफैरड, C2 जो है वो भी है 1 माइक्रोफैरड। बैटरी आपने लगाया 6 वोल्ट की। Okay. Initially switch S is closed. When S is closed, switch S को बंद करेंगे, so 6 वोल्ट दोनों के अक्रॉस होगी, 6 वोल्ट will be across both capacitors। मानते हो ये बात? 6 वोल्ट जो है वो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस होगी क्योंकि पैरेलल में है। 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है। मतलब पहले वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट इंटू 1 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम। दूसरे पे भी चार्ज कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोकूलम। और पहले वाले की वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट। दूसरे वाले की वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट। पहले वाले की कैपेसिटी कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। दूसरे वाले की कैपेसिटी कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। ये पहली सिचुएशन में ये गिवन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम स्विच S is left open. When switch S is opened, when S is opened, C1 remains connected to battery and C2 is now disconnected। C1 कनेक्टेड रहा तो उसके अक्रॉस क्या सेम रहा? वोल्टेज। C2 डिस्कनेक्ट कर दिया तो उसके अक्रॉस क्या सेम रहा? चार्ज। आ गया वो कॉन्सेप्ट कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाला। अच्छा, इसके बाद क्या किया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया दोनों में। मतलब अब C1 के अक्रॉस कैपेसिटी हो जाएगी, पहले थी 1, 3 माइक्रोफैरड। दूसरे के अक्रॉस भी कितनी हो जाएगी? 3 माइक्रोफैरड। पहला वाला जो रिमेन्स कनेक्टेड है उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रही 6 वोल्ट। दूसरा जो डिस्कनेक्टेड है उसका चार्ज कांस्टेंट रहा कितना? 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज चेंज हो जाएगा C1 डैश इंटू V1, 18 माइक्रोकूलम आ जाएगा इसका चार्ज। इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा Q बाई C, 6 माइक्रो बाई 3 माइक्रो, ये आ जाएगा 2 वोल्ट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? जिसको कनेक्टेड रखा उसका क्या सेम रखा? वोल्टेज। जिसको डिस्कनेक्ट कर दिया उसका क्या सेम रखा? चार्ज। सिंपल कॉन्सेप्ट। निकालना क्या है?
चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। समझ में आ गया? इजी लगा? ऐसा एक और देखो, सारे ऐसे ही हैं कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड वाले। पहले ये लिख लो प्लीज, 64 लिख लो, फिर आगे करते हैं। 64 लिख लीजिए पहले। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन। ओके, C1 C2 है, आपने कनेक्ट किया। ध्यान दो बेटा, ये बैटरी, ये एक टू वे की लगाई है। टू वे की का मतलब दोनों से कनेक्शन हो सकता है। दोनों पे डंडी बना दी। आपको बोला ए बी सी, वी वोल्टेज C1 और C2। अब पढ़ते हैं। आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1। ठीक है जी, C1 कैपेसिटर चार्ज हो गया यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, द टर्मिनल्स B एंड C आर कनेक्टेड। पहले इसको चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके इसको कर दिया। याद है वो क्वेश्चन किया था, एक को चार्ज कर दिया फिर दूसरे को जोड़ दिया, तो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो जाती है। आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या सेम हो जाता है, वोल्टेज सेम हो जाता है। वो गेम है, पहले इसको चार्ज किया फिर इसके साथ जोड़ के इस पे शेयरिंग कर ली। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। लप्पू जंडू क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसको भी C मान लो, इसको भी C मान लो, दोनों C हैं, एक नंबर के। अब जब ये दोनों C हैं, जो पहला वाला होगा उस पे चार्ज कितना हो गया, Q1 कितना हो गया, CV। अब सिचुएशन क्या हो गई, ये जो कैपेसिटर है ये दूसरे कैपेसिटर के साथ, जो कि न्यूट्रल कैपेसिटर था, उसके साथ वो हो गया। इसका V1 किसके बराबर दिया है, V के। इसका V2 किसके बराबर दिया है, 0 के। कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल हो गया V/2। मतलब इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हुई, इनिशियल एनर्जी हुई हाफ CV², सिर्फ एक कैपेसिटर के पास थी। और फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV/2 का स्क्वायर प्लस हाफ CV/2 का स्क्वायर। हाफ CV² कॉमन 1/4 प्लस 1/4, सो यानी हाफ ऑफ हाफ CV², हाफ ऑफ U इनिशियल। तो आपको परसेंटेज लॉस बोला, परसेंटेज लॉस कितना हुआ, परसेंटेज लॉस हुआ, लॉस इज U फाइनल, U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। यह आ जाएगा 50%। हाफ बन रहा है ना, कितना बनेगा 50%। तो टोटल एनर्जी कितना लॉस हो जाएगा, 50%। क्लियर, समझ में आ गया। 66 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन डायग्राम, वही सेम है। When S is turned position 2, the percentage of energy stored dissipated is 2 और 8 है। अब फर्क आ गया, वैल्यूज में फर्क है, ध्यान दो इधर। अब 2 और 8 है। C1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड, V1 हो गया V, C2 है 8 माइक्रोफैराड, V2 है 0। सो कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया V/5। इनिशियल एनर्जी हाफ CV², फाइनल एनर्जी हाफ CV², 2 माइक्रो प्लस 8 माइक्रो, V/5 का स्क्वायर। मानते हो बेटा, ये फाइनल एनर्जी हो गई। मतलब हाफ 10 माइक्रो इंटू V/5 इंटू V/5, 5 2 से 10 उड़ गया, मतलब V²/5 माइक्रो जूल्स, V²/5 माइक्रो जूल्स। ये कितना हो गया, V² माइक्रो जूल्स। सो U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस U फाइनल, लॉस है ना, इनिशियल बड़ा होगा, अपॉन U इनिशियल इंटू 100।
सो 1 माइनस यू फाइनल बाय यू इनिशियल कितना हुआ? 1/5 इंटू 100, 4/5 इंटू 100 कितना हुआ? 80%। तो 80% का लॉस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? लॉजिकली, कंसेप्चुअली, लॉजिकली क्लियर है सबको? हाँ। नेक्स्ट 67, इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये है वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये पक्का वही है एनसीईआरटी वाला जो गलत है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में, या तो किताबों में गलत है जो एक उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, जैसे अरिहंत वगैरह की उसके आते हैं क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी में शायद गलत है। मेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखे जमाना हो गया, नहीं एग्जाम्पलर देखे जमाना हो गया। देखो इधर आपको बोला 9 वोल्ट का वोल्टेज है, करने के बाद रुकूंगा, लिख लेना बेटा, पहले समझ लो इसको। एक है 6C और C दिया 1 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, की दिया है K1, प्लीज सामने ध्यान दीजिए। 3C 3 माइक्रोफैरेड, K2 और ये दिया है 3C 3 माइक्रोफैरेड। ये सिचुएशन दी है, आपको बोल रहा है इनिशियली K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन, K1 क्लोज K2 ओपन, K2 ओपन है, K1 is closed, K2 is open. When K1 is closed and K2 is opened, ये वाला सर्किट नहीं है, ये आउट ऑफ द सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट है ना। अब ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। जो भी चार्ज होगा वो सीधा इधर से इधर आ जाएगा, इधर तो कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। तो C इफेक्टिव हो गया 3 और 6 सीरीज में, 1/C इफेक्टिव हो जाएगा 1/6 माइक्रो प्लस 1/3 माइक्रो, 6 माइक्रो एलसीएम 1 + 2, C इफेक्टिव हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, चार्ज हो जाएगा C इफेक्टिव इंटू V 18 माइक्रोकूलम। सो इसके पास चला गया 18 माइक्रोकूलम, इसके पास आ गया 18 माइक्रोकूलम और इसके पास था 0, न्यूट्रल है वो। आगे क्या बोल रहा है? When K1 was closed, opened and K2 is closed. Now K1 is opened, K1 is opened, then K2 is closed. तो K1 ओपन कर दिया तो ये वाला तो आउट ऑफ द सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये अब क्लोज सर्किट इसके साथ बना दिया दूसरे के साथ। अब इधर करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ये कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, ये कितना है? 3 माइक्रोफैरेड, ये कितना था? 6 माइक्रोफैरेड, ये कितना था? 9 वोल्ट। चार्ज आपके पास इनिशियली कितना था? 18 माइक्रोकूलम, इसके पास कितना था? 18 माइक्रोकूलम, इसके पास था 0। अब क्या हुआ जब आपने ऐसा किया? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नाउ? इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी C2 एंड C3 में। नाउ C2 and C3 will share charge and acquire common potential. वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? C1V1 3 माइक्रो इंटू V1, इसकी वोल्टेज कितनी थी? नहीं निकाली ना? V1 निकालते हैं, वोल्टेज भी बोला था वैसे निकालने के लिए, नहीं। इसकी वोल्टेज कितनी हो गई? Q/C 3 वोल्ट, इसकी हो गई 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है इसकी शुरू में। तो कॉमन पोटेंशियल हो गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, 3 वोल्ट हो गई। मतलब अब सेकंड पे चार्ज कितना होगा? CV 9 माइक्रोफैरेड, 9 माइक्रोकूलम, और थर्ड पे भी चार्ज कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोकूलम। सो इनिशियली चार्ज कितना है? 18 18 0, बाद में कितना हो गया? 18, इसको कट के हो गया 9 माइक्रोकूलम, इसको भी कट के कितना हो गया? 9 माइक्रोकूलम। आई बात समझ? पक्का? श्योर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 68 देख लो, फिर रुकता हूं मैं, आप लिख लेना इस पेज को। अब
parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates is increased. So अब आप सबसे पहले क्या करोगे? Charge remains constant. Charge remain constant क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया पहले. As a result, the potential difference क्या होगा? V is equal to Q by C. चार्ज कांस्टेंट है, आपने कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाई D है. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज. D बढ़ाया तो C कम हो गया, D बढ़ाया तो C कम हो गया, C कम हो गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज इंक्रीजेस. क्या ये क्लियर है? प्लीज ये 67th लिख लीजिए प्लीज सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. अच्छा ये ठीक कर लो भाई, ये बैटरी है. 69. टू आइडेंटिकल प्लेट्स, ये भी वैसा ही हो गया, बट अब इसमें ध्यान से सुनना. इसमें ना क्वेश्चन बड़ा वो है, लैंग्वेज बड़ी गंदी है क्वेश्चन की, निकालना क्या वही गड़बड़ हो जाता है. ध्यान दो. टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A and B आर कनेक्टेड टू V वोल्ट व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड. ओके, पहले सिचुएशन बनाते हैं, स्विच S को क्लोज रखते हैं. V बैटरी, स्विच S, ये A और ये B. स्विच S इज क्लोज्ड. सो दोनों के अक्रॉस VV वोल्टेज हो गई. आइडेंटिकल बोला तो CC कैपेसिटी बोल दी. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? The switch is now opened and the free space between the plates of the capacitors is filled with a dielectric constant K. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of dielectrics. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both the capacitors before and after the introduction of dielectric. अब इसको आप दो तरीकों से सोच सकते हो. बिफोर द डायलेक्ट्रिक दोनों का टोटल करो और आफ्टर द डायलेक्ट्रिक दोनों का टोटल करो और डिवाइड कर दो. और कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों में इंडिविजुअली बिफोर और आफ्टर का रेशियो लेना है. तो लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन. आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स. दोनों में रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक. तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक इसकी एनर्जी और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक इसकी एनर्जी, रेशियो निकालो. इसमें बिफोर और आफ्टर की रेशियो निकालो. ठीक है, या फिर टोटल में बोला नहीं है, क्लियर नहीं है, तो मैं बिफोर और आफ्टर कर रहा हूं, टोटल तो फुद्दू है. बिफोर एंड आफ्टर में देखो, मतलब इनिशियली अगर बात करूं, इनिशियली पहला वाला कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी C, दूसरा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी C. पहले वाले की वोल्टेज V, दूसरे वाले की वोल्टेज भी V. पहले वाले की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, दूसरे वाले या चार्ज की टर्म से चलो ऐसे निकाल दो, दूसरे वाले की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर. अच्छा ऐसे भी कई बार सोच सकते हो, देखो मल्टीपल वो हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर. तो ऐसा भी कर सकते हो, बिफोर में इन दोनों का रेशियो निकालो, आफ्टर में इन दोनों का रेशियो निकालो. लैंग्वेज तो बड़ी एम्बिगुअस लैंग्वेज है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ बिफोर एंड आफ्टर. तो बेस्ट जो सूटेबल लग रहा है वो यही लग रहा है कि बिफोर में रेशियो निकालो और आफ्टर में रेशियो निकालो. सो बिफोर में रेशियो कितना हो गया? E1 अपॉन E2, 1:1, दोनों बराबर आ रहे हैं. अब जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तब सिचुएशन कैसे बदली है? जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और ये की ओपन थी, सो अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक, पहले वाले की कैपेसिटेंस कितनी हो गई? Kc. दूसरे की कितनी हो गई? Kc. पहले वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई? Kc. दूसरे की कैपेसिटी कितनी हो गई? Kc. पहले वाले में क्या सेम रहा? वोल्टेज.
दूसरे वाले में क्या सेम रहा? चार्ज, क्योंकि वो ओपन कर दिया आपने। दूसरे वाले का चार्ज कितना होगा? सीवी। सीवी। सो इसकी अब एनर्जी कितनी हुई? कितनी हुई? हाफ के सी वी स्क्वायर। इसकी एनर्जी कितनी हुई? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सो हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। सो E1 बाय E2 कितना हुआ? हाफ के सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। के ऊपर चला गया, के स्क्वायर इज टू 1 आंसर आ गया। सो बिफोर रेशो कितनी है? बराबर है, क्योंकि चार्ज वोल्टेज दोनों सेम है। बाद में रेशो में फर्क आ गया। समझ में आ गई बात? यही करना, ठीक है? नहीं, गलत है। नेक्स्ट, two condensers, one of capacity C and the other of C by 2 are connected to V volt battery as shown. Work done in charging fully both the condensers. दोनों को फुली चार्ज करना है। टोटल वर्क कितना होगा? जितना दोनों में एनर्जी स्टोर होगी उतना टोटल वर्क होगा। सो वर्क डन जो होगा 70 में वर्क हो जाएगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, पहले वाले के पास एनर्जी कितनी हो गई? हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरे वाले के पास हाफ सी बाई 2 इंटू वी स्क्वायर। वोल्टेज दोनों में सेम है। हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन, 1 + 1/4, 5/8 सी वी स्क्वायर। 5/8 1/2 है, सॉरी, स्क्वायर नहीं था। ये कितना हुआ? 3/4 सी वी स्क्वायर। बी ऑप्शन, ठीक है? थर्ड 71 पे आओ। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1 ऑफ द नेटवर्क शोन। बैटरी लगी हुई है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बैटरी की पोलैरिटी पे तवज्जो दीजिए। ये E1, ये E2, ये C1, ये C2। पोलैरिटी पे ध्यान दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब चार्ज कैसे फ्लो हुआ होगा? ऐसे फ्लो हुआ होगा। मतलब दोनों बैटरीज जो है वो अपोजिंग बैटरीज हैं। एक की वजह से करंट ऐसे फ्लो करेगा, एक की वजह से करंट ऐसे फ्लो करेगा। चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इफेक्टिवली बड़ी बैटरी कौन सी होगी? E1। सो इफेक्टिव वोल्टेज कितनी होगी? इफेक्टिव वोल्टेज वो हो जाएगी E1 माइनस E2। ये हो जाएगी इफेक्टिव वोल्टेज। इफेक्ट ओ हो क्वेश्चन में गिवन है E2 ग्रेटर देन E1, तो फिर ये बैटरी उल्टा क्यों बनाया हुआ है? चार्ज का वो उल्टा बना हुआ है ना। पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहां पॉजिटिव इस तरफ आएगा, तो E1 का पॉजिटिव होगा। चलो कोई नहीं, जो उसने बोला वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखते हैं इफेक्टिव वोल्टेज E2 माइनस E1। बात नहीं बेटा, डायग्राम को छोड़ो, इस पे डाटा पे देखो, ठीक है? एक मिनट, वैसे वोल्टेज का करना क्या है? हमें चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, हमें चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, और हमें कैपेसिटी भी पता है। वोल्टेज का हमें करना क्या है? इफेक्टिव वोल्टेज नॉट रिक्वायर्ड। हमें चार्ज गिवन है -Q + Q, इस पे चार्ज +Q - Q, और C1 C2 पता है। तो पहले वाले की वोल्टेज कितनी हो गई? Q/C1, और दूसरे वाले की वोल्टेज कितनी हो गई? Q/C2। और रुक जाओ, अब पोलैरिटी का खेल देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में C2 ग्रेटर देन C1 बोला है। ध्यान देना, एक मिनट, सारा गेम यहीं पे है। इनको हटाते हैं सबसे पहले। C2 ग्रेटर देन C1 बोला है, सॉरी E2 ग्रेटर देन E1 बोला है। सो बेसिकली यहां से चार्ज आएगा और सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ही फ्लो करेगा कि नहीं? क्वेश्चन में डाटा में गलती है बेटा, कहीं डायग्राम में गलती है, डायग्राम में गलती है। ये उल्टा बना होना चाहिए।
इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। तो इसका सही पोलैरिटी आ रहा है Q/C1, इसकी उल्टी पोलैरिटी आ रही है -Q/C2। क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो क्या है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो करेक्शन है वो थोड़ी सी है। पहली बात, ये E1 E2 के जो वो बना हुआ है ये गलत है, आंसर इसका रॉन्ग है। इसमें चार्ज की टर्म्स में रिजल्ट आपको नहीं देना है, ये गलत बना हुआ है डायग्राम में। और मोर ओवर क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 है तो इसकी पोलैरिटी भी गलत है। तो इसका सही करेक्ट डायग्राम ऐसा होगा, करेक्ट डायग्राम इसका ऐसा होगा, चार्ज इस तरह से दो कैपेसिटर और सब कुछ। नाउ दिस इज C2 एंड दिस इज C1, दिस इज E2, दिस इज E1। यहां होगा +Q और यहां -Q, क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 है तो यहां से चार्ज पास होगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये +Q, ये -Q। तो ये करेक्शन है डायग्राम में भी और इसके रिजल्ट में भी। नाउ अब इस क्वेश्चन को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, E2 और E1 में से डोमिनेटिंग बैटरी E1 है, E2 है। सो इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट वो है E2 माइनस E1, जब इन दोनों को कंसीडर करें। और अब ये दोनों चार्ज दोनों में सेम है, सेम चार्ज जा रहा है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस वो कैसे निकालेंगे सीरीज में। 1/C इफेक्टिव इज 1/C1 प्लस 1/C2। सो C इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, वोल्टेज है, सो चार्ज होगा C इफेक्टिव इंटू नेट वोल्टेज। सो C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू E2 माइनस E1। ये हो गया चार्ज ड्रॉन। चार्ज ड्रॉन निकालने के बाद आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। सो वोल्टेज अक्रॉस C1 कितना हो जाएगा, V क्या होगा, Q/C। तो C1 से डिवाइड जब आप करोगे तो आ जाएगा C2 इंटू E2 माइनस E1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, सो ये करेक्शन थी इस क्वेश्चन में। ओके, a parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it। ध्यान देना, parallel plate air capacitor है of capacitance C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it। डिस्कनेक्ट कर दिया, जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज। A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill with the air gap between the capacitors is now inserted। Which of the following is incorrect? Dielectric slab डाल दी, dielectric slab डाल देंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू Q/C, वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी। और कौन है, डाइलेक्ट्रिक डाला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। एनर्जी हाफ Q²/C, कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज कांस्टेंट है, एनर्जी कम हो जाएगी। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस K टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पहला सही है। दूसरा, चेंज होगा, ये चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV² 1/K minus 1, हाफ CV²/K minus हाफ CV², ये भी सही है। चेंज इन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, नहीं, चार्ज कंजर्व्ड है, तो C गड़बड़ हो गया। ठीक है, अगला, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, वोल्टेज V इज अप्लाइड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, किया था ना फोर्स का। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू E2, एक प्लेट की वजह से फोर्स लगेगा। सो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान है बात, एक प्लेट की वो कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे आपको किसकी टर्म्स में बोला है, यहां पे आपको बोल रहा है कैपेसिटी और वोल्टेज की टर्म्स में। कैपेसिटी की टर्म्स में लाओ, कैपेसिटी की टर्म्स में लाओ, Q² by 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया।
कैपेसिटी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सी डी पुट कर दो, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी डी। क्यू क्या होता है सीवी, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 सी डी, सी सी कट गया, हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी, हाफ सी वी स्क्वायर बाई 2 डी, सॉरी, ठीक है, या हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी, ठीक है, समझ में आ गई बात। आ जाते हैं नेक्स्ट 74। 3 capacitors each of capacitance C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination, तीनों का ब्रेकडाउन V है, आपने तीनों को सीरीज में लगा दिया, इसका ब्रेकडाउन मैक्सिमम वोल्टेज इसकी V है, इसकी भी मैक्सिमम V है, इसकी भी मैक्सिमम V है, सीरीज में डिवाइड होती है, तो आप टोटल अब कितनी लगा सकते हो, 3V लगा सकते हो, तो कॉम्बिनेशन की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3V। आगे क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो जाएगी C/3, C/3 एंड 3V, बी ऑप्शन, ठीक है। 75। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन इनफाइनाइट लैडर शोन। इनफाइनाइट लैडर, यहां तक की कैपेसिटी को वापस C मान लो, लेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज C, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, और ये आपका C हो गया। C और 2 सीरीज में इन पैरेलल विद 1, सो 1 प्लस 2C अपॉन 2 प्लस C इज C, सो 2C अपॉन 2 प्लस C इज इक्वल टू C माइनस 1, सो 2C आ गया, 2C माइनस 2 प्लस C स्क्वायर माइनस C, C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0, C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0, C आ गया 2 माइक्रोफैरेड और माइनस 1 माइक्रोफैरेड, E तो ना चॉल्व है, तो C हो गया 2 माइक्रोफैरेड। याद है इनफाइनाइट लैडर कराया था। नेक्स्ट 76। An infinite ladder is constructed by joining several sections 2, 4, 2, 4, 2, 4 as shown in figure, terminating by capacitor C. What should be the value of the chosen C so that the equivalent capacitance of the ladder becomes independent of the number of sections? Number of sections से independent होने के लिए last वाले की capacitance कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैरेड। So for net capacitance to be independent of the number of capacitors, of the number of sections, overall capacitance of last branch must be 2 microfarad. क्यों, ये 2, ये 2, ये 2, तो यहां पे भी ओवरऑल कितना चाहिए होगा, 2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/C, तो C कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरेड। 4 और 4 सीरीज में 2 हो जाएगा ना, ठीक है। आ जाते हैं 77 पे। A 4 microfarad conductor charged to 400 volt and then its plates are joined through a resistor of 1 kilo ohm. The heat produced in the resistance, देखो सीधी बात, 400 माइक्रोफैरेड का 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 400 वोल्ट आपने लगा दिया, इसको एक रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज कर दिया, भाड़ में जाए, जितनी उसकी एनर्जी होगी वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी। सो वर्क जो अपना हीट होगा वो हो जाएगा टोटल एनर्जी के बराबर। टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ C V स्क्वायर, 16 to 32, 32 4 बार 0 माइक्रो, 1 2 3 4 5 6, 0.32 जूल्स, डी ऑप्शन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसुलेटर, पता है हमें, छोड़ो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ऑफ मेटल क्या होता है? इनफाइनाइट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज इनफाइनाइट. If a linear isotropic dielectric is placed in a linear isotropic मतलब जिसका properties हर तरफ same हो, is placed in an electric field of strength E, then the polarization P किसके बराबर हो जाएगा? P क्या होता है? क्या बताया था? Dielectric polarization vector is directly proportional to reduced value of electric field. P is equal to epsilon chi E. Susceptibility क्या फॉर्मूला होता है? P is equal to epsilon chi E. तो P proportional to E हो जाता है, directly proportional to E. Capacitance C of a capacitor is independent of charge and potential of the capacitor. बिल्कुल सही. वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है. वोल्टेज चार्ज पे डिपेंड करता है. कैपेसिटेंस थोड़ी ना उस पे डिपेंड करती है. सो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल. डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल कह सकते हो कि एक चेंज होगा दूसरा. इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी इस पे नहीं होगा. इंडिपेंडेंट हो गया ठीक है. डिपेंड तो होगा ही नहीं. इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. इंडिपेंडेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं डिपेंड करता है, तो ए ऑप्शन. पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कंडेंसर जस्ट गेट्स पंचर्ड. पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच, उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक. सो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक strength of a dielectric. An air-filled parallel plate capacitor has capacitance C if the distance between the plates is doubled and immersed in a liquid of capacity twice. तो K हो गया 2, डिस्टेंस को डबल किया, 2 का इफेक्ट कैंसिल्ड. एक मिनट. Air-filled parallel plate capacitor has capacity C if the distance between the plates is doubled and is immersed in a liquid with then capacity becomes twice. Capacity becomes twice. So K times A epsilon naught by D. ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. और कुछ किया था ना, डिस्टेंस को कुछ किया था, डिस्टेंस बिटवीन द ट्वाइस, ये 2d हो गया. तो k कितना हो जाएगा? 4. k हो जाएगा 4. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा 4. ठीक है. कैपेसिटी डबल हो रही थी. ठीक है जी. आ जाते हैं अगले पे. बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन. कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टेंट, पता है हमें. पोटेंशियल टू विच द कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बोथ. बिल्कुल. चार्ज पे भी डिपेंड करेगा और ज्योमेट्री और साइज पे भी डिपेंड करेगा. कैपेसिटेंस C ऑफ अ कैपेसिटर, ये तो रिपीट हो गया. इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज. गलत है. इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इसमें लड़की प्रिंट होगी. इसमें गलती से सब में C लिख दिया, शायद A होगा इसका आंसर. इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C विल रिमेन सेम. कैपेसिटेंस पे चार्ज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, वोल्टेज चेंज हो जाती है. रिमेन सेम. द पोटेंशियल्स ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर प्लस 10 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट. द चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स इज 40 कूलम. द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट. चार्ज कितना है? 40 कूलम. V इज इक्वल टू Q बाई C. कितना हुआ? 40 बाई 20. कितना आ जाएगा? 2 फैराड. 2 फैराड. As shown in figure, a very thin mica sheet. आज एल्यूमिनियम वाला किया था ना, क्या होता है? सेम रहता है. सेम रहता है. रिमेन्स अनचेंज्ड. याद है ना? आज किया था अभी क्वेश्चन. 80 पता है फॉर्मूलाज. 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन द सर्किट. ठीक है. देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम. मैक्सिमम कब होता है? जब तीनों सीरीज में पैरेलल में हो, 9. और मिनिमम कब होगा? जब तीनों सीरीज में हो, वो हो जाएगा 1. 3 and 9 and 1. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. ये दो सीरीज में 2. ये ऐसे है, क्या बना देता हूं. ये दो सीरीज, फिर तीनों सेक्शंस पैरेलल. ये दो सीरीज में आ गया 1, 4 और 4 है. 2 माइक्रोफैराड. ये कितना था? 4. और ये कितना है? 2. 4 और 4 सीरीज में. 2, 4 और 2 पैरेलल में 8. ओवरऑल हो गया 8 माइक्रोफैराड. ठीक है. तीसरा, 3 कैपेसिटर्स of 3, 9 and 18 are connected once in series, the other time in parallel. The ratio of the equivalent capacitance. Series में कितना हो जाएगा? 1/18 plus 1/9 plus 1/3. 18 LCM. 1 plus 2 plus 6. C series आ गया 2 माइक्रोफैराड.
पैरेलल कितना आएगा 2730, सी पैरेलल आ गया 30 माइक्रोफैरेड, रेशियो कितना हो गया 1:15. N identical capacitors, each of capacitance C when connected in parallel give the effective capacitance of 90, and when connected in series give 2.5. Value of N and C. So when connected in parallel तो NC आपको दे दिया 90 माइक्रोफैरेड, और when connected in parallel तो C by N आपको दे दिया 2.5 माइक्रोफैरेड. दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, C स्क्वायर हो गया 25 इंटू 9 225 माइक्रो स्क्वायर, तो C आ गया 15 माइक्रोफैरेड. C 15 माइक्रोफैरेड पुट करो, N आ गया 6. C 15 N 6, ए ऑप्शन सारे ये है क्या इसमें? व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी? 8 और 4 सीरीज में, 8 चौक 32 बाय 12, 8 and 4 सीरीज में, और ये कौन सा है 12, 12, 8 और 4 सीरीज में 32 बाय 12, मतलब 16 बाय 4 से जा रहा था, 8 बाय 3, 8 बाय 3, नीचे कौन है 4, और साथ में कौन है 16. सो 8 बाय 3 और 4 सीरीज पैरेलल में, 4 तिया 12, 12 और 8 20, 20 बाय 3 20 बाय 3. सो 1 बाय C इफेक्टिव 1 बाय 12 प्लस 3 बाय 20 प्लस 1 बाय 16. कैलकुलेट हो जाएगा, कर लोगे? आ जाते हैं नेक्स्ट. तो डी 16 पंजे 80, 12 फैक्टर बनाओ यार, एलसीएम लो, 20 16 पंजे 48 कैसे हो गया? 20 है ये, बावड़ी पूछ, 20 है, रुक जा 160 ले लो यार, नहीं वो भी नहीं जाएगा, 12 है ना. 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है? कर लो यार, 12 16 और 20 ना, मल्टीप्लाई क्यों करोगे? 4 3 4 5, 5 4 जा 20, 60, 64 जा 240, 240 एलसीएम. ये हो गया 20, एलसीएम ही नहीं लेना आ रहा होगा, प्लस 12 तिया 36 प्लस ये कितना आएगा 15, 15 कर लेगा ना कैलकुलेट, 240 बाय 71 डंगर. नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. 2024 के बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है. डाइलेक्ट्रिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, हमें पता है, आगे चल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? O2 नो, H2 नो, N2 नो, HCl यस. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं. इतनी केमिस्ट्री तो मेरे को भी आती है. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स is correct? A polar dielectric has a net dipole moment in the absence of external electric field which gets modified due to induced dipole. बिल्कुल ठीक है, आगे हम नहीं पढ़ रहे, हटा, पता ही होगा बाकी तो. Third, when the dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charge capacitor, dielectric slab आपने डाल दिया, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, डिपेंड करता है बैटरी कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है. रुक जाओ. व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड अकेला पड़ा है बेचारा, अकेला पड़ा है, और एनर्जी स्टोर्ड आपको देखना है, अकेला पड़ा है एक डाइलेक्ट्रिक, तो आपके पास है एनर्जी की बात की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात की है. डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का कम होगी. आइसोलेटेड है, अकेला पड़ा है, अकेला पड़ा है मतलब चार्ज कांस्टेंट लोगे, चार्ज कांस्टेंट लोगे. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी. और एनर्जी का क्या होगा? एनर्जी होगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी. सी बढ़ गया तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी डिक्रीजेस होगी हमेशा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस, तो बांदर, एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी. फोर्थ, एन एयर फील्ड कैपेसिटर विद प्लेट्स एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस सी नॉट. तो सी नॉट आपको दिया है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी.
A slab of dielectric constant K, area A and thickness D by 5 is inserted. Capacitance निकालना है. Capacitance कितना हो जाएगा? A epsilon naught upon D minus T. T है D by 5. D minus T plus T by K. मानते हो? यही रिश्ता होता है. So A epsilon naught upon 4D by 5 plus D by 5K. So A epsilon naught upon D, 5 ऊपर, K ऊपर, 4K plus 1. 4 A epsilon naught by D C naught दिया हुआ है. 5K C naught upon 4K plus 1. C. ठीक है. Last part इसका. Two capacitors of capacitance 2C0 and 6C0 are first connected in series and then in parallel across the same battery. Voltage overall same है. तो energy C series में कितना हो जाएगा? 12 by 8 हो गया. 12 by 8 हो गया. 3 by 2 C0 और C parallel कितना हो गया? 8 C0. C पैरेलल कितना हो गया? 8 C0. तो एनर्जी सीरीज में, एनर्जी पैरेलल में, कैपेसिटी इन सीरीज अपॉन कैपेसिटी इन पैरेलल होगा. वोल्टेज कट जाएगी. तो ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 8, 3/16. तो डी ऑप्शन. इजी है, समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन. सामने देखो यार, सामने ध्यान दो. फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन दिस. ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाली ब्रांच उड़ गई. सी सीरीज में 2C, तो C/2 और C. ओवरऑल रिजल्ट आ गया C/2 C. 2C आंसर. समझ में आ गई बात? कैसे? C और C सीरीज में कितना हुआ? 2C C/2. ये C और C सीरीज में C/2. ये बीच वाला उड़ गया, ये वो है व्हीटस्टोन ब्रिज. ये C, फिर तीनों किस में हो गए? आपस में पैरेलल में. सो ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? 2C. अगला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस. एक्सप्लेन कर लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाय अब हो गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. तो K बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज. अ कैपेसिटर A of capacitance C has charge Q connected across another capacitor, uncharged capacitor B of capacitance 2C. Write the expression for potential difference across the combination. V कितना हो जाएगा? अब चार्ज दिया है Q, ध्यान देना, वोल्टेज नहीं. V1 कितना हो जाएगा? Q by C. V2 कितना है? 0. जो गिवन है उन्हीं की टर्म्स में आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा. कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2. दोनों CC है ना? नहीं, 2C है. ये हो गया 3C. C1 प्लस C2 हो गया 3C. तो कितना बना? CC कट के Q by 3C. सो Q by 3C. और उसके बाद द चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर A, जितना सेकंड गेन करेगा उतना होगा. तो चार्ज गेन बाय सेकंड कितना हो गया? C इंटू V. सो 2/3 ऑफ Q. ये चार्ज गेन बाय सेकंड, यही होगा चार्ज लॉस्ट बाय. चार्ज गेन्ड बाय सेकंड इज इक्वल टू चार्ज लॉस्ट बाय फर्स्ट. आखिरी क्वेश्चन ये अभी किया था, एग्जैक्ट सेम है. D/3 और 2D/3 दोनों किसमें होंगे? सीरीज में. इसका आंसर क्या है? वो मैच हो रहा है? नहीं हो रहा? इसका हो रहा है ना मैच, उसमें गलती थी इसका मतलब. ठीक है, समझ में आ गई सबको? सो ये थे कैपेसिटर के सारे न्यूमेरिकल्स. मैं नेक्स्ट क्लास में सबके रजिस्टर्स चेक करूंगा, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में बैठने दूंगा. सब्र. कैपेसिटर्स का सारा काम चेक होगा नेक्स्ट क्लास में, तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में बैठने दूंगा, नहीं तो नहीं बैठने दूंगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.